चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। चलिए ना, सबको चैप्टर नाम सुन के ऐसे भी आइडिया है कि व्हाट म्यूचुअल फंड्स इज ऑल अबाउट। बट आज अपने को यहाँ पर कोई थ्योरी कंटेंट नहीं करना है। आज अपने को इस पर्टिकुलर सीए फाइनल में सम सॉल्विंग पर फोकस करना है। यहाँ पर आप बैठकर म्यूचुअल फंड की एनएवी कैसे निकाली जाती है इस पर आप फोकस करेंगे। बट इसको समझने से पहले बेसिक आइडिया लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का। एवरीबडी विल फोकस यहाँ पे। नाउ लेट्स से दिस इज एनी पर्सन मिस्टर ए, और मिस्टर ए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मेरे को बताइए कोई भी कॉमन व्यक्ति इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसके पास बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो कोई भी कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसके शेयर्स को खरीद कर अपने डीमैट में रख सकता है। इसका मतलब आप और कोई भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के बीच में किसी और के आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बराबर है। लेकिन समझ के चलिए कि ये जो मिस्टर ए है इसके पास पैसे बहुत है, इसके पास समय बहुत है, लेकिन इसके पास नॉलेज की कमी है। इसके पास नॉलेज नहीं है। उसको ये पता नहीं चल रहा है कि 6,500 कंपनी से ज्यादा स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। मैं एनएससी की बात कर रहा हूं। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये उसको नहीं समझ में आ रहा। तो वो क्या करेगा? पैसे तो है, समय तो है, बट नॉलेज नहीं है। दूसरा एक केस ले सकते हैं आप, मेरा। टाइम है, बहुत टाइम है, नॉलेज भी है, पैसे नहीं है। ऐसे वक्त पे हम फिर भी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते? 100 रुपए का एक शेयर है, आराम से 100 रुपए तो कोई भी ले सकता है। हम लोग एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं, ना कि चिंदी 2-4 कंपनी के शेयर्स लेने की। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देयर इज अ प्रॉब्लम दैट देयर आर सम पीपल जिनके पास नॉलेज नहीं है। देयर आर सम पीपल जिनके पास क्या है? नॉलेज है, टाइम भी है, बट पैसा नहीं है। ऐसा भी होता है ना कुछ लोगों के पास। ऐसा भी होता है कि पैसा भी है, नॉलेज भी है, टाइम नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, बट वो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर मिसिंग है तो देयर इज अ हाई चांस कि आप लॉस करोगे। आप खुद से जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि आप लॉस करोगे। इसके लिए देयर इज समवन जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें एकदम आराम से। नेक्स्ट 20 मिनट्स मेरे को ये पूरा कंसेप्ट समझाना। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? आपको क्या करना है? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में कुछ लोग बैठे हैं जो सीए हैं, सीएफए है, इंजीनियरिंग किया, फिर मालूम पड़ रहा है अब कुछ हो नहीं रहा जीवन में, तो आईआईएम से एमबीए है। ये लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। आपको क्या करना है? म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। म्यूचुअल फंड वाले आपका ही पैसा लेंगे और कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में वो आपके पैसे से क्या बनाएंगे? पैसा। और जब वो पैसा बनेगा तो वो पैसा फिर से म्यूचुअल फंड के पास आएगा। वो अपना एक छोटा सा कमीशन, छोटा सा फीस डिडक्ट कर कर आपके लिए पैसा बनाने के लिए रेडी है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सो कैन आई से म्यूचुअल फंड इज एन इनडायरेक्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट। इट्स एन इनडायरेक्ट वे। मेरे को डायरेक्टली एक्सेस नहीं चाहिए, मेरे को इनडायरेक्ट एक्सेस चाहिए। ये सबको मालूम है, आपने कहावत सुना होगा कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो देर आर ओनली टू वेज, आइदर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और स्टार्ट अ बिजनेस विच समडे लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। देर आर ओनली टू वेज। अब ऐसा आप एक तो बिजनेस खड़ा कर लो जो एक दिन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाए, या तो फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, बैठे बैठे शेयर होल्डर बन जाओगे। बात सबको समझ में आ रही है ना? ये दोनों में इन्वेस्ट करने में दिक्कत क्या है, डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझिए। नंबर वन, जब आप
डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग है ना शेयर टर्म्स में बात करते हैं। शेयर टर्म्स में बात करते हैं मतलब कैसे? हम ऐसा बोलते हैं मुझे 5 शेयर लेने हैं, मुझे 50 शेयर लेने हैं, मुझे 500 शेयर लेने हैं, मुझे 100 शेयर लेने हैं। हम शेयर्स की बात करते हैं, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो हम शेयर्स वर्ड्स आज के बाद यूज नहीं करेंगे, हम पूरे चैप्टर में यूनिट्स वर्ड यूज करेंगे। यूनिट्स तो होगा कैसा? म्यूचुअल फंड बोलेगा मैं 100 करोड़ यूनिट्स एट 10 रुपीज ईच लेकर आया हूं। इससे उनको कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़। यस और नो एवरीबडी? 100 करोड़ यूनिट्स और हर एक यूनिट 10 रुपए का। ऐसे कौन लेकर आ रहा है? म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड कह रहा है जिसको भी इन्वेस्ट करना है प्लीज आइए और आप हमारा एक यूनिट 10 रुपए में ले सकते हैं। क्या ये बात सबको एकदम क्लियरली समझ में आ रही है एवरीबडी? नाउ बात समझने वाली ये है, ये 1000 करोड़ जो म्यूचुअल फंड लेकर आ रही है उसको बोलते हैं एनएफओ। जो कंपनी शेयर्स का लेकर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लेकर आती है और पब्लिक को कहती है कि प्लीज सब्सक्राइब टू दैट, वो है आईपीओ। और जब म्यूचुअल फंड्स अपना यूनिट्स लेकर आता है तो हम उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। क्या कहते हैं? न्यू फंड ऑफर। क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट्स से आपने, मिस्टर ए ने 1 लाख यूनिट्स खरीदे तो आपने 10 रुपए दिए होंगे, तो आपने कितने पैसे लगाए? 10 लाख रुपए आपने किधर लगाए? म्यूचुअल फंड को दिया। आपने अपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड को दिया। ऐसे सबने ही, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए होंगे। म्यूचुअल फंड के पास टोटल पैसा कितना आया होगा बड़ी? 1000 करोड़। अब वो ये 1000 करोड़ लेकर स्टॉक मार्केट के अलग अलग शेयर्स को खरीदेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हर अलग अलग कंपनीज को खरीदेंगे। उनकी खुद की एक स्ट्रैटेजी रहेगी जो वो एनएफओ के दौरान बताते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। हम लोग टॉप 100 में इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में करेंगे, लार्ज कैप में करेंगे, ये आपको वो पहले बता देंगे। आपने अपने कैपेसिटी के अनुसार 1 लाख यूनिट्स 10 रुपीज ईच बोलकर 10 लाख यूनिट्स, सॉरी 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ना एकदम आराम से। लेट्स से उसने पूरा पैसा डे 1 पर स्टॉक मार्केट में लगा दिया। 2 मिनट के लिए अज्यूम कीजिए कि पूरा पैसा 1000 करोड़ उसने अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। मुझे बताइए 9:15 जैसे हुआ ये म्यूचुअल फंड ने पूरा पैसा 1000 स्टॉक मार्केट में अलग अलग शेयर्स लेने में लगा दिया। सॉर्टेड है? नाउ 3:30 बजे जब स्टॉक मार्केट बंद हो जाए, क्या आप ये मानते हैं कि उसने जो भी कंपनी के शेयर्स लिए होंगे उन सब कंपनी के शेयर्स एक तो उधर ही होंगे, ऊपर होंगे या नीचे होंगे? कैन आई से रोज हर कंपनी की शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अब ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। हर एक म्यूचुअल फंड डेली, डेली कह रहा हूं मैं, अपने फंड का एनएवी निकालता है। सर ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी है। सेबी के द्वारा हर म्यूचुअल फंड को हर दिन अपना एनएवी निकालना जरूरी है। अब ये एनएवी क्या है? एनएवी इज, बिल्कुल यहां पर देखिए, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। ये फॉर्मूला है। अगले 6 दिन हमें इस पर सम्स करना है, बिल्कुल एकदम आराम से। क्या फॉर्मूला है? एनएवी का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। सर मतलब ये मुझे तो कुछ समझा नहीं। मुझे बताइए ये 1000 करोड़ म्यूचुअल फंड ने स्टॉक मार्केट के अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट किया है,
लेट्स से उसने ऐसा किया था, ABC, XYZ, PQR, ये 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। 10 लाख शेयर्स इसके लिए थे, 11 लाख शेयर्स इसके लिए थे, और मे बी 100 लाख शेयर्स इसके लिए थे। अब जो भी जितने भी शेयर्स लिए थे 3:30 बजे सबकी एक मार्केट प्राइस होगी, जो भी मार्केट प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आपका मिल जाएगा टोटल असेट वैल्यू आज के दिन पे। समझ में आ रहा है? मैं इनडायरेक्टली हम क्या करने वाला है, म्यूचुअल फंड हर दिन उसने जहां भी इन्वेस्ट किया है उसका क्या निकालेगा, मार्केट वैल्यू। क्या मार्केट वैल्यू निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। आप खुद भी, अगर आपका खुद का डीमैट अकाउंट है, 3:30 बजे आप अपने डीमैट अकाउंट में जाइए, आपको दिखता है कि आपके पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू क्या है। ऐसे ही तो म्यूचुअल फंड को भी तो समझता है कि उनकी पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू क्या है। ये जो पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू है ये क्या है, टोटल असेट्स। ये है टोटल असेट्स। मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, ये रहा मेरा फॉर्मूला, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटी होगी मेरे को नहीं मालूम है, किसी को कुछ पैसे देने बाकी थे, कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पे नहीं किए, पेबल में खड़े हैं, वो लेस हो जाएंगे। और डिवाइड बाय कितने यूनिट्स होगा सर, हम कितने यूनिट्स का एनएफओ लेकर आए थे, 100 करोड़ का एनएफओ लेकर आए थे, डिवाइड बाय 100 करोड़ यूनिट्स होगा। जैसे ही ये होगा 8:30 बजे एम्फी की वेबसाइट है, एम्फी की वेबसाइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर माय फ्रेंड्स सारे म्यूचुअल फंड्स को सारी स्कीम्स के एनएवी पब्लिश करने पड़ते हैं, कंपलसरी है। तो मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा हूं कि ये जो एनएवी है जो म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया है, इसकी एनएवी पहले दिन 10.12 है। मुझे बताइए इसका मतलब ये हुआ कि आज पहले दिन आपने जो भी इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने एक यूनिट कितने में खरीदा था, 10 रुपीस में। आज उसकी क्या वैल्यू चल रही है, 10.12, 10.12। इसका मतलब आप पहले दिन कमा के गए। अगर मैं बोलूं 2 साल बाद इसी म्यूचुअल फंड की एनएवी ये चल रही है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा हो गया। जो आपने 10 रुपए लगाया था डबल हो गया, उसके भी ऊपर चला गया। अच्छा, मतलब ये एनएवी से पता चलता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसकी क्या वैल्यू चल रही है। यस, ये डेली बताया जाएगा, डेली। जब भी मार्केट ओपन होगा, जब भी मार्केट क्लोज होगा, शाम में 8 8:30 बजे तक हर म्यूचुअल फंड को हर स्कीम का एनएवी बताना पड़ेगा। और एनएवी कैसे निकाला जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। आर यू गेटिंग दिस? नाउ from a sum perspective, everybody, from a sum perspective, whenever you will calculate NAV, आप जो भी बुक में सॉल्व करेंगे, मुझे पहले 3 पेजेस ब्लैंक चाहिए, उसके बाद से सम सॉल्विंग करना, ठीक है? सब फॉर्मूलाज एक जगह पे आने चाहिए, या सब पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो एक जगह पे आने चाहिए। जब भी आप NAV को सॉल्व करेंगे, 4 डिजिट तक जाना है। क्या बोल दिया मैंने, 4 डिजिट तक जाना है। डेसिमल से 4 डिजिट तक हमें सॉल्व करना है। तो आप कभी मेरे को सम का आंसर देंगे, कभी कुछ बोलोगे, आपने बोला 10.24, मैंने बोला गलत, फिर मैं बोलूंगा 10.2486, आप बोलोगे चल झूठे, ऐसा क्या, मैं बोलूंगा 10.2486, मतलब मैं बोलूंगा 10 4 डिजिट तक जाना। ये रूल है, ये कंपलसरी है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना। ये सबको समझ में आ गया क्या? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसका 4 डिजिट बोल रहा हूँ? बच्चे मेरे नाम पे लिख देते हैं म्यूचुअल फंड में सर ने बोला 4 डिजिट, मैंने ऐसा नहीं बोला। म्यूचुअल फंड में एनएवी का आंसर 4 डिजिट तक लेकर जाना है। रुपीस में हम कुछ कर रहे हैं कैलकुलेशन, मैम दो डेसिमल, दैट्स इट। जैसा हमारा नॉर्मल होता है, थर्ड को देख के सेकंड को बदल दो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ अंडरस्टैंड। मैं ना आपको एक चीज ऐसी बताई थी, इधर देखिए, मैंने आपको पीछे अभी एक ऐसी चीज बताई थी। हम जब किसी कंपनी के, मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट कहा अभी 10 मिनट पहले, कि हम जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, मुझे 1 शेयर चाहिए, मुझे 10 शेयर चाहिए, मुझे 100 शेयर चाहिए। 2 मिनट, एक छोटा सा एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, अगर आप जाते हैं तो हम कभी ऐसे बोलते हैं क्या उसको, मुझे 1 लीटर चाहिए, मुझे 2 लीटर चाहिए, मुझे 2.5 लीटर चाहिए, हम क्या बोलते हैं?
हम 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, डिपेंड करता है, कार है तो 2000, 2500। आप कभी भी रूपी टर्म्स में बात करते हो, आप कभी लीटर टर्म्स में बात नहीं करते। बात सही है कि नहीं? सेम म्यूचुअल फंड में आज के बाद जब भी हम सम सॉल्व करेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे 400 यूनिट्स लेने हैं, मुझे 300 यूनिट्स लेने हैं। हम ऐसा बोलेंगे, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज। क्वेश्चन में एनएवी दिया रहेगा 24.2483। ऑटोमेटिकली आपको निकालना है कि अपने को कितने यूनिट्स मिलेंगे। हम ये कभी नहीं निकालेंगे कि मुझे कितने लीटर पेट्रोल मिलेगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ये मेरी कार है, मेरी कार में 2000 का पेट्रोल भरवा दीजिए। वो पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है, 2000 डिवाइड बाय उतना लीटर आपकी गाड़ी में आ जाता है। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और जब हम सम्स करेंगे तभी भी हमारा फोकस नंबर ऑफ यूनिट्स पे रहेगा कि अमाउंट पे रहेगा? अमाउंट पे रहेगा। सर हम सिर्फ बोलेंगे इतना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है, हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि इतना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है। एनएवी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके अनुसार हम निकालेंगे कि कितने यूनिट्स हमें मिलेंगे। क्या ये सबको एकदम क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? अगर आप कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब अनुपमा भी देखना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट अगर आप कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वीक में एक बार एनएवी का भी टेबल पूरा आता है कि हर स्कीम का क्या एनएवी अभी चल रहा है। ऐसा एक टेबल भी आता है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट टेबल। वो बात अलग है कि अब वो उतना देखने की जरूरत नहीं, आज हमारे पास इतने सारे ऐप्स हैं, हम 2 मिनट में कोई भी म्यूचुअल फंड की कोई भी एनएवी चेक कर सकते हैं और वो एकदम इजी तरीके से पता चल जाता है। बट ये एनएवी एक तरीका है जिससे म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं, देख भाई तेरा आज जो इन्वेस्टमेंट है ना, तूने 10 रुपए में लिया था, आज उसका कितना वैल्यू चल रहा है। क्या ये बात सबको एकदम समझ में आ रही है एवरीबडी? सर ये क्लियर नाउ? एवरीबडी विल फोकस यहाँ। अभी एनएवी 2 मिनट के लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, और उसका एनएवी चल रहा है 25 रुपीज। और आपने सोचा कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है 10,000, आपको इन्वेस्ट करना है 10,000। बताइए कितने यूनिट्स मिलने चाहिए? 400। आपने कितना परफेक्ट बताया, आपने बोला 10,000 डिवाइड बाय 25, 400 बराबर है, क्योंकि मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे, 25 रुपया भाव चल रहा है, तो 10,000 डिवाइड बाय 25, आंसर आपका 400 है। बहुत बढ़िया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन अब 2 मिनट समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज समथिंग लाइक दिस, परचेज प्राइस is equals to NAV प्लस एंट्री लोड। सर अब ये एंट्री लोड क्या है? ये एंट्री लोड एक तरह से एक कमीशन है जो रिचार्ज। तो भले ही अभी लेट से 25 रुपया भाव चल रहा है ना, बट अगर एंट्री लोड 2% है तो 25 में 2% क्या आप मेरे लिए कर पाएंगे? 25.5। अब आप कीजिए 10,000 डिवाइड बाय 25.5, 392 पॉइंट समथिंग समथिंग। कैन आई से 8 यूनिट कम मिले? 8 यूनिट कम मिले। इसका मतलब जब भी हम सम सॉल्व करेंगे, मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ यूनिट्स जब हम परचेज की बात करेंगे तो मैं अमाउंट डिवाइड बाय डायरेक्ट एनएवी नहीं करूंगा, अमाउंट डिवाइड बाय क्या करूंगा? परचेज प्राइस। मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या एंट्री लोड है या नहीं। सर ये तो गलत हो गया, मैं सोच रहा था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, बट अब नहीं करूंगा। भारत में एंट्री लोड निकाल दिया गया, इंडिया में एंट्री लोड अब नहीं है। फिर क्यों बता रहा? सम में तो थोड़ा आएगा ना बाबा, ऐसे कैसे आ सकता है? नहीं भी आया मुझे मालूम नहीं, मेरे को तो सब जगह से करना है, तो मेरा काम है आपको करवा के दे। बात सबको समझ में आई है? एंट्री लोड इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने अभी बता दिया। इसका मतलब सर अगर मैं आज देखूं और 25 एनएवी चल रहा है तो 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉमिस मेरे को 400 यूनिट आएगा, 400 यूनिट आएगा। थोड़ा कम आता है, वो होता है ऐसा 399 पॉइंट ऐसा आता है, बट पूरा 400 आएगा। ओके एवरीबडी,
सर ऐसा ही तो फिर कुछ ऐसा होगा, लेट्स से आपने 10 साल से इन्वेस्ट किया है, प्लीज इधर देखिए, और आपके पास अब तक 1000 यूनिट्स आ चुके हैं। 1000 यूनिट्स यू हैव अक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आज एक यूनिट का एनएवी 30 रुपीज चल रहा है। आपको पैसों की जरूरत है तो आपने सोचा चलो तोड़ देंगे, तो आपने म्यूचुअल फंड को क्या कहा, म्यूचुअल फंड ये यूनिट्स है ना मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज आप ये यूनिट्स अपने ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो। आपके मन में ये चल रहा होगा कि 1000 यूनिट्स है, एक यूनिट 30 रुपीज का है, मेरे को 30,000 मिलना चाहिए। अगेन ऐसा नहीं है, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू एनएवी माइनस एग्जिट लोड, 30 माइनस 2%, टेल मी कितना, 30 - 2%, कम ऑन बडी कितना, सॉरी 29.4, यस और नो 29.4। तो सर इसका मतलब जहां पर मुझे 30,000 मिलने वाले थे, अब मुझे 29,400 ही मिलेगा। हाँ बट ठीक है ना सर, प्रैक्टिकली तो आपने बोला कि लोड नहीं है, मैंने कब बोला, मैंने बोला एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड इंडिया में है, एग्जिट लोड इंडिया में अभी भी है। बट मुझे बताइए, क्या इंडिया में सब इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली प्रमोट कर रहे हैं क्या कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? होता है, आपने टीवी में देखा, इतना एडवर्टाइजमेंट होता है, पेपर में इतना एडवर्टाइजमेंट होता है कि सबने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, इसकी अपनी चर्चा हो गई है, मैंने इंटर काफी लोगों को सिखाया है, इंटर में अपनी कितनी बार चर्चा हो गई कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। काश अगर हम कोई स्टॉक मार्केट में किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो कोई एंटरप्रेन्योर को एक पैसे मिल जाते, पैसे मिलते तो वो बिजनेस कर लेता, बिजनेस करता तो वो जॉब क्रिएट करता। बट अपने आप ये साइकिल नहीं चलता, इसलिए हमने को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इंडिया में सबको प्रमोट किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सुनिए, ऐसे कुछ रूल्स है, अगर विद इन 1 ईयर तोड़ा तो एग्जिट लोड 2%, 18 मंथ्स के अंदर तोड़ा तो 1.5%, और अबव 18 मंथ्स के अंदर तोड़ा तो 0। ये कोई ऐसा फिक्स बेंचमार्क नहीं है, सारी स्कीम्स का अलग अलग है, बट मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है अभी इंडिया में, जहां पर वो आपको पुश करते हैं कि बॉस इतना जल्दी क्या निकल रहा है, 12 महीने में निकलेगा, आई चार्ज यू 2%, तुम 18 महीने में निकलेगा 1%, 18 महीने के बाद निकल रहा है, ठीक है अब निकल रहा है तो निकल रहा है। अब बेशरम को कहा नहीं समझा सकता है कि रुकना चाहिए, अब नहीं रुक रहा है तो जाने दो। तो 0 एग्जिट लोड में जो एनएवी चल रहा है वो एनएवी से आपको मिल जाएंगे। बताइए कितना सही और कितना क्लियर चल रहा है? एवरीबडी, आर यू क्लियर विद द थॉट प्रोसेस अबाउट क्या हम करने वाले हैं? अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप सीए बनने के बाद कोई एएमसी, एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, औरंगाबाद म्यूनिसिपल नहीं भाई, अब तो चेंज भी हो गया है सब, असेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हो। सर असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है, प्लीज एकदम बराबर से सुनिए, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा होता है वो एएमसी मैनेज करता है। सो लेट्स से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये एक एंटिटी है, इसका पैसा मालूम है कौन इन्वेस्ट कर रहा है? एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझ में आ रहा है? तो जो सीए, सीएफए, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए वाले बंदे हैं वो सब कहां पर है? एचडीएफसी एएमसी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं। उसका पैसा कौन, वो लोग हैं जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पैसों को मैनेज कर रहे हैं। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी पक्का श्योर अबाउट दिस? सच्ची सच्ची बराबर है? तो अगर हम सीए बन गए और कल जाकर हमें एएमसी में अपॉइंट किया गया, आपको मालूम है द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व अभी के टाइम में, मैं आई कैन बी रॉन्ग विद द नंबर, बट 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, पहले लाख लगाने का फिर करोड़ लगाने का, इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा 30 लाख करोड़ के पार चला गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व, और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये पूरी कैलकुलेशंस जो होती है ये आपको करनी है, मतलब समझ लीजिए आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम का एनएवी निकालने को कहा जाए तो आपको आना चाहिए। क्या ये बात को समझ में आ रही है एवरीबडी? सर बट अपने आप फिक्स है, अपने को तो प्रैक्टिस ही करना है। तो प्रैक्टिस में जब क्लाइंट आएगा
बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं ना, तो वो बड़ा बड़ा बाई सेल होता है। यस, 6 करोड़ का म्यूचुअल फंड लिया, 10 करोड़ में बेचा, 11 में बेचा, तो उसकी जो पूरी कैलकुलेशन है कि क्या परचेस प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, क्या एनएवी है, वो भी करते आना चाहिए। झाड़ू फटका मारने का सोचा है तो बिल्कुल स्किप करना है चैप्टर। बाकी कुछ भी करना है तो ये सीखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? श्योर अबाउट दिस? अब मैं ना लास्ट में आपको एक 100 पेजर कॉन्सेप्ट बुकलेट भी दूंगा, जिसके अंदर मेरे सारे फॉर्मूलाज, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ लाइफ के सीक्रेट्स, हैक्स ओनली रिलेटेड टू एसएफएफ दिए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो मैं लास्ट डे पे दूंगा, ऐसे ही बस लास्ट डे पे हम लोग बाय बाय करेंगे और मैं आपको वो बुकलेट दूंगा। बट मुझे अभी चाहिए कि हर चैप्टर का आप खुद ही सब फॉर्मूलाज बनाते जाए। there's a हाई चांस कि आप जो जो बनाओगे और मेरी बुक में जो रहेगा वो मोरलेस सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं ही वो सब आपको हिंट की तरह देते रहूंगा। तो सबसे पहले आपने कोई फॉर्मूला लिखा, क्या क्या फॉर्मूला लिखा कि जो एनएवी है उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है सर? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। एक मिनट, और ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज है मैम, आर दे एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू? दे आर एट मार्केट वैल्यू। हम जो भी है जिस दिन भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू पे हमें कैलकुलेट करना है। बहुत बार ना मेरे मुंह से ऐसा भी फॉर्मूला निकलेगा, टोटल इनकम एंड असेट्स माइनस टोटल एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। आप मुझे ये मत बोलना ये घूम गया तूने फॉर्मूला बदल दिया। सुनिए ना, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस इज नथिंग बट क्लोजिंग कैश इन हैंड। क्लोजिंग कैश इन हैंड इज नथिंग बट एन असेट। तो बहुत बार इंस्टेड ऑफ गिविंग assets and liabilities, they may give you income and they may give you expenses. So I'll not sit and do okay इतना income है इतना expense है तो फिर मेरा cash in hand कितना है। आपको समझना है फॉर्मूला practically, income add asset add expense less liability less divide by number of outstanding units। क्या ये सॉर्टेड है? तो हम दुनिया के लिए क्या फॉर्मूला बोलेंगे एनएवी का? भाई टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। ब्रैकेट में आपने लिख दिया होगा कि एवरीथिंग शुड बी एट मार्केट वैल्यू। बट प्रैक्टिकली सम सॉल्विंग के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा टोटल इनकम एंड असेट्स माइनस टोटल एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। ये आपका दो चीजें आ गया एकदम परफेक्ट। दूसरी चीज जो आपने लिखी होगी वो ये लिखना चाहिए कि एनएवी को आपको 4 डेसिमल तक लेके जाना है। आप ये भूलेंगे नहीं, ये भूलना नहीं है। एनएवी की कैलकुलेशन 4 डेसिमल तक जाएगी। मुझे इसमें कोई भी तरह का टाइम पास चाहिए नहीं। ये दूसरा। नंबर 3, परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू एनएवी प्लस एंट्री लोड। बराबर है? अब एक बार मैं ऐसा लिख दूंगा, तो फिर आप मुझे बोलेंगे ये देख फिर घूम गया। जब ये SELL नहीं है, SALE है। सो फॉर यू इट्स अ परचेज बट फॉर अ म्यूचुअल फंड इट्स अ सेल। सो बहुत बार फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव दे में यूज द वर्ड SALE सेल। याद रखना है NAV प्लस एंट्री लोड ही रहेगा। तो सर फिर अपने पर्सपेक्टिव से अपन क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। फिर यहां पर म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से क्या बात करेंगे? रिडेम्पशन प्राइस, रीपर्चेस प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बहुत टेंशन आ जाता है, इसलिए मैं जानबूझ से ऐसा करता हूँ कि भाई ये तो इन्वेस्टर है और ये म्यूचुअल फंड है। जब मैं बोलूंगा कि मेरा परचेस प्राइस है तो इसके लिए वो सेल है, और जब मैं बोलूंगा कि मेरा सेलिंग प्राइस है इसके लिए वो रिडेम्पशन प्राइस है। एक एक चीज बता देता हूं मैं, फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? परचेज प्राइस मेरे लिए है, म्यूचुअल फंड के लिए वो सेल है। भाई आप दुकान में मैगी लेते हो, आपके लिए परचेज है, उसके लिए सेल है। बात समझ में आ रहा है? सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप बोलोगे कि मुझे अब ये यूनिट्स को सेल करना है, सेल SELL, तो वो बोलेगा ओके विल रिडीम यू, विल रीपरचेज दोज यूनिट्स फ्रॉम यू। बात सबको समझ में आ रही है एवरीबडी? तो ये वाला पार्ट आपको एकदम अच्छी तरह से ये भी एक समझ में आ जाना चाहिए। मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर बताया कि NAV प्लस एंट्री लोड। और अगर किसी ने पूछा कि बॉस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे? NAV माइनस एग्जिट लोड। ये फॉर्मूला परफेक्ट क्लियर है? यहां तक एकदम अच्छी तरह से। इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ कि सर ये तो कहीं कर्लच नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम चांगलेपन हो एवरीबडी। बढ़ू आगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, करें, चलिए। नाउ सबसे पहले कम टू
this sum. Everybody come to this sum. Come to this sum. आगे सब लोग ध्यान से, सम में क्या बोला है? सम में बोला है फाइंड एनएवी। आपको एनएवी निकालना है, सिंपल। आपको बोला है स्कीम का नाम है मनी प्लांट, क्या बात है। साइज ऑफ स्कीम 100 lakhs है, फेस वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ यूनिट्स 10 lakhs है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 180 lakhs है, रिसीवेबल्स 1 लाख है, अक्रूड इनकम 1 लाख है, लाइबिलिटीज 50 है, अक्रूड एक्सपेंस 50 है। अ मिनट टू यू, आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील यू शुड ऐड, और ऐसी कौन सी चीजें जो आपने लेस करनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज माय फॉर्मूला? मेरा फॉर्मूला क्या है सर? मेरा फॉर्मूला है NAV इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। सही है कि नहीं एवरीबॉडी? तो टेल मी, मेरा सबसे पहला असेट क्या है, कौन बताएगा? सबसे पहले कहना है इससे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यस, सबसे मेरा मेरा काम ही है इन्वेस्ट करना, तो मैंने जहां भी इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यू है 180 लाख। ये मेरा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2 क्या है? रिसीवेबल्स, मुझे कहीं से पैसे आने हैं तो मैं वो ऐड करूंगा। उसके बाद अक्रूड इनकम, अगेन मुझे कहीं से पैसे आने हैं तो मैं वो ऐड करूंगा। नेक्स्ट लाइबिलिटीज है तो मैं क्या करूंगा? लेस। और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मुझे किसी को चुकाना है तो मैं क्या करूंगा? लेस। इसका मतलब मेरे असेट्स क्या रहेंगे, एक बार देखिए बोर्ड पर, 180 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स है मेरे पास? 10 lakhs। कैन यू प्लीज टेल मी ऑन योर कैलसीज व्हाट इज माय NAV? 18.1, दैट्स इट, आगे चार है ही नहीं कुछ। ओके, 18.1 परफेक्ट है एवरीबॉडी। चलिए लिख लीजिए, 3 पेज छोड़ के करना है, 3 पेज छोड़कर। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू, 3 साइड्स मतलब कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू, और अंडरलाइन कर कर सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, और आपके सामने सारे नंबर्स हैं। एड ऑल द असेट्स, सबट्रैक्ट द लाइबिलिटीज, डिवाइड बाय यूनिट्स। डन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
द फॉलोइंग पोर्टफोलियो डिटेल्स ऑफ अ फंड आर अवेलेबल, और आपको दिखाया जा रहा है कि हमने 4 अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट किया है विद देयर रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस, बराबर है। उसके नीचे द फंड हैज accrued management fees with the portfolio manager totaling 30,000. There are 40 lakh units outstanding. सबसे पहला क्वेश्चन है what is the NAV question mark, आगे है if the fund is sold with a front end load then what is the sale price. Now सबसे पहले ये front end load is nothing but entry load. So अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है प्लीज पुट इट, और हमें आपको अगर उसका अपोजिट भी चाहिए सिनोनिम एंटोनिम, तो फ्रंट एंड का है बैक एंड, तो याद रखना एंट्री लोड, एग्जिट लोड, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड। कल जाकर ऐसा कोई नया नाम आ जाए और आप बोलोगे इसने तो बताया नहीं मेरे को, मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए भाई। तो फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, और एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ठीक है। अच्छा मेरे को बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को ये निकालना है, राइट, और उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, ये। देयर आर टू थिंग्स दैट आई हैव टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन फोकस करेंगे किस पे, एनएवी पे। मेरा एनएवी का फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। कितने लोगों को दिख रहा है कि मेरे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हैं? वेरी गुड, ये यहां पर 40 लाख बराबर है। क्या मेरी कोई लाइबिलिटी है? मेरी कोई भी लाइबिलिटी यहां पर आपको दिख रही है कि लाइबिलिटी है सर आपकी? कौन सी लाइबिलिटी है? वेरी गुड, मैनेजमेंट फी, पोर्टफोलियो मैनेजर को 30,000 देना बाकी है, ये मेरी लाइबिलिटी है। और मेरे असेट्स, भाई अपन ने जहां इन्वेस्ट किया है, क्या मैं उसका मार्केट वैल्यू निकाल सकता है? कैसे निकालेगा? मैं शेयर्स को प्राइस से प्लस करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड के माइनस, मल्टीप्लाई, तो हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एनएवी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, एंड आई वांट कि आप पर्टिकुलर्स, शेयर्स, प्राइस, मार्केट वैल्यू, ऐसे 4 कॉलम बना लें, ए बी सी डी। 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakh, 6 lakhs, प्राइस 35, 40, 20, 25, और मुझे फाइनली मल्टीप्लाई कर कर मार्केट वैल्यू दीजिए। आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा पूरा एक एक पूरा कर लीजिए, फिर मुझे आंसर दीजिए। मदद करूं क्या? नहीं, ओके। पहला 70 लैक्स आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, उसके बाद 120 लैक्स, उसके बाद 80 लैक्स, टोटल कितना? 420 लैक्स, ओके, 420 लैक्स। सब लोग एक बार चेक कर लीजिए, 4 करोड़ 20 लाख सबका आ रहा है क्या मल्टीप्लीकेशन? सब लोग करके देखिए भाई, क्या हुआ मैम? ऑल ओके? ओके, 420 लैक्स मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आया क्या? अब क्या हम लोग एनएवी निकाल सकते हैं? यस, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। सबसे पहले फॉर्मूला, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। So 420 lakhs minus 30,000 divide by
40 लाख यूनिट्स। बड़ी याद रखना, 4 डिजिट तक जाना। ओके, 10.4925 चेक कर लो सब लोग। 10.4925 ये मेरा पहला बिट सॉल्व हुआ है अभी कि एनएवी कितना आ रहा है। 10.4925 आया सबका। मुझे बताइए क्या पूछा है उन्होंने सेकंड बिट में। सेकंड बिट में बोला है अगर हम फ्रंट एंड लोड 5% लगाते तो सेल प्राइस क्या होता। मुझे बताइए ये जो पूछ रहे हैं कि सेल प्राइस क्या होता, इज इट फ्रॉम मेरे पर्सपेक्टिव या म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव। म्यूचुअल फंड मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से इट इज अ परचेज प्राइस। वेरी गुड, चलिए 5%। सो परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू एनएवी। चेक कीजिए, डन एवरीबॉडी। सिर्फ आपने अगर छोटी सी एक चीज मेरी देखी होगी फॉर्मूला में चेंज, कैन यू सी दैट। ये थोड़ा सा सीए फाइनल में ऐसा करना मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मत कीजिए। जब भी अब कैलकुलेशन होगा, मैंने ये जानबूझ से किया, ऐसा ही कीजिए। फिर वो होता है ना ऐसा कि मैंने पेपर मंगाया, सब सही है, फिर क्या हो रहा, ये होता है। तो इसलिए मैं अभी से आपसे ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के बाद हम लोग ऐसे कैलसी पे भले ही आप ऐसे डायरेक्ट 5% लो, बट वाइल राइटिंग मेक श्योर दैट आप उसको इनटू 1.05 ही करें। इसलिए मैंने जानबूझ से ये देखिए बड़ी ऐसा फॉर्मूला लिखा। ठीक है एवरीबॉडी। सॉर्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसके नंबर ऑफ यूनिट्स 150 लाख है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्रीवियस डे का नेट असेट वैल्यू 32.5 करोड़ है। हिंदी में कल का उन्होंने कहा है जो मेरा क्लोजिंग था कल रात में, जो मैंने कंप्यूटर बंद किया मेरे इन्वेस्टमेंट्स को देखकर, तो वो 32.5 करोड़ था। वो कह रहा है आज की इंफॉर्मेशन अगर दूं तो आज उसने इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमाया है 1.2, इंटरेस्ट फिर से कमाया है 38,000, एक इन कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची उसका प्रॉफिट आया है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, अनरियलाइज्ड गेन्स है, लॉस है, मैनेजमेंट फीस है, इनिशियल एक्सपेंसेस है और स्कीम एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन कहता है करके बता, कसं करायचं। सबको एनएवी का फॉर्मूला तो पता ही है। मेरा आपसे बस सवाल एक ही रहेगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कि मैंने सबसे पहले क्या लिखना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, 32.5 करोड़। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्यों रहेगा, बिकॉज कल अगर मेरे रात में 32.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था तो आज भी सुबह 32.5 करोड़ तो रहेगा ही, प्लस अब ये सारी चीजें जो आज मेरे साथ हुई है। तो मुझे बताइए सबसे पहले जो 1.2 लाख है उसका क्या होगा, ऐड होगा। उसके बाद 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 क्या होगा, लेस। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स उनको लगता है ये सीए फाइनल है ना, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माय बेसिक जो मैं सिखा रहा हूँ, यू नो दे विल फोकस ऑन दिस, दे विल अननेसेसरली फोकस ऑन दीज वर्ड्स। मुझे मालूम है ना उनका दिमाग कहाँ चलता है, वो अलग लेवल पे जाते हैं। इसका क्या, ये कैसा, फिर ये इसको सेट ऑफ लूँ क्या, इसके अंदर कुछ तो भी समोसा बनाओ क्या, कचौरी करूँ क्या,
कुछ करना नहीं है, मैं तेरे को जितना बोल रहा है उतना कर, रिपीट आएगा। इंटर में ही बताए हुए अभी बता रहा हूँ, रिपीट आएंगे, रिपीट। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, क्या फोकस करना है, इनकम मेरी कौन सी है, एक्सपेंस मेरे कौन से हैं। तुम अभी ये दिमाग लगाओ ही मत कि वो इंटरेस्ट मेरा अनरियलाइज है, वो रिवर्स रेपो का है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है, उससे क्या लेना देना। इनकम इनकम है, आपको अपने एनएवी कैलकुलेशन में उसको लेना है, मतलब लेना है। आर यू सॉर्टेड? चलिए, पहले फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। ये सारी चीजें इसमें से लेस होगी। और मुझे बताइए, मैंने डिवाइड जो है वो कितने यूनिट्स के साथ करना चाहिए? 150 lakhs, यस। चलो, गिव मी माय एनएवी। इतना छोटू क्वेश्चन लेकिन इतनी बार गलत जाता है, यू नो व्हाई? इंस्टीट्यूट ने इंटेंशनली कुछ नंबर्स थाउजेंड्स में, कुछ नंबर लैक्स में, कुछ नंबर क्रोर्स में दिए हैं, जिससे वो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड जो होता है, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेस्ट कर सके कि अब ये जाते जाते जा रहा है, एक बार तो इसको मार के जाएंगे, ये अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, ऐसे कैसे जाने दें। तो प्लीज, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ सबको भाव दें और अच्छी तरह से करें। व्हाट इज एनएवी? क्लास में अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे आंसर आते हुए, बताइए जल्दी क्या आ रहा है बड़ी? 'यस' बोलो। कितना आ रहा है? 22.1001। चेक कीजिए सब लोग। 22.1001 आ रहा। 22.1001। दादा, बढ़ू आगे? एवरीबडी, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देर आर 5 बिट्स, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपको पहले ही कहा है हर बिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो मुझे पहले बिट में, आपको हर एक बिट में बड़ी एनएवी ही निकालना है। तो पहले बिट में एनएवी क्या होगा निकाल के दे सकते हो? सॉरी, ओके, 11.55 कह रहे हैं लोग। आइए मैं आपका पोपट करूं। सो
परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू NAV 1 प्लस एंट्री लोड, यस और नो। अब आपको NAV नहीं दिया है कि आपने उसमें 5% जोड़ दिया, आपको दिया था परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस अगर 11 है तो मेरा NAV कितना? 47, फिफ्थ को देख के फोर्थ को राउंड, 4762। So this is your NAV for first bit, yes or no? बना लीजिए आराम से। सेकेंड बिट का NAV कैसे निकालेंगे? बताइए। सो NAV इज इक्वल्स टू 11.57, ओके। आया दोनों बिट एकदम परफेक्ट। फॉर्मूला की बस एप्लीकेशन है। अब मेरे को थर्ड बिट आपके साथ डिस्कस करना है। वो बोल रहे हैं कि सेल प्राइस अगर 11 है और रीपर्चेज प्राइस अगर 10.8 है एंड देयर इज नो एंट्री लोड, तो NAV क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या रहेगा एंट्री लोड? एंट्री लोड अगर 0 है तो हमारा NAV क्या रहेगा? मेरे को पहले बताइए, एंट्री लोड किसके साथ फॉर्मूला में आता है, सेल प्राइस के साथ कि रीपर्चेज प्राइस के साथ? सेल प्राइस। तो बड़ी, ये जो रीपर्चेज प्राइस दिया है मेरे को, ये तो मेरे काम का ही नहीं है, यस और नो? अब थोड़ा सोचिए, अगर सेल प्राइस 11 है और वो कह रहे हैं कि एंट्री लोड नहीं है, तो मेरा NAV भी 11 ही होगा। कोई कमीशन ही नहीं है। बताइए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बोल्ड कर दे रहे हैं आपको। तो सेल प्राइस अगर 11 है, NAV नहीं है, सॉरी मतलब एंट्री लोड नहीं है, तो NAV क्या रहेगा? 11 ही। बस आपको मालूम पड़ा वो दो क्यों दिया था, सेल प्राइस भी और रीपर्चेज प्राइस भी। कुछ बच्चे रीपर्चेज प्राइस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यस। तो चलिए मैं थर्ड बिट आपको लिखवा दूं। थर्ड बिट लिखेंगे, थर्ड बिट हम लोग लिखेंगे, व्हेन देयर इज नो एंट्री लोड, when there is no entry load, comma, sale price is equals to NAV is equals to 11. Sale price is equals to NAV is equals to 11. परफेक्ट। बट ये नाउ फोर्थ आप आंसर कीजिए। अगर सेल प्राइस 11.4 है और रीपर्चेस प्राइस 11.2 है एंड देयर इज नो एग्जिट लोड, वेरी गुड, बहुत टफ था बट आ रहा है आपको। तो बताइए, जब एग्जिट लोड की बात होती है तो हम रीपर्चेस प्राइस के साथ चलते हैं, राइट? तो लिखेंगे, व्हेन देयर इज नो एग्जिट लोड, when there is no exit load, comma, repurchase price is equals to NAV is equals to 11.2, is equals to 11. अच्छे क्वेश्चन थे ये। सही है। बड़ी फिफ्थ, बहुत मजा आएगा। फिफ्थ कहता है, अगर सेल प्राइस 10.5 है
और रीपर्चेज 9.8 है और एंट्री लोड 5 है और एग्जिट लोड 2 है, तो फिर एनएवी क्या रहेगा? इज द करेक्ट आंसर 10। कैन आई से आप एक तो सेल प्राइस और एंट्री लोड को लेकर सॉल्व करो, या रीपर्चेस प्राइस या एग्जिट लोड लेकर सॉल्व करो, आंसर तो एक ही आने वाला है। यस, सेम आने वाला है, वही रहता है। परचेस प्राइस इज इक्वल्स टू एनएवी 1 plus entry load. So your purchase price is 10.5, NAV निकालना है, entry load is this, so your NAV comes to 10, और what is the exit load? दोनों से कर दीजिए, बाद में ऐसा ना हो जाए रिवाइज करते हुए आप मुझे पूछें कि ऐसा क्यों किया रे। भाई दोनों से कर सकते हैं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। बस याद रखना है कि परचेस प्राइस और एंट्री लोड का शादी हुआ है और रिडेम्पशन प्राइस और एग्जिट लोड का हुआ है। बल मिक्स मत कर दो वरना सम आपका जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, यस, अच्छी तरह से पांचों बिट बना लीजिए। बताइए ऐसे सम एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सम्स है। हाँ, आपके हिसाब से तो ये 15 मार्क का आना चाहिए। यस, डन, ओके। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप लोग एकदम आराम से रिलैक्स करेंगे। के बाजू में एक बटन है, आप दबाइए, वहां से एक, यस मैम, कोल्ड कॉफी वगैरह सब आएगा। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 एकदम अच्छी तरह से मैं करने वाला हूँ, मुझे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फिर आपको और एक दो बार कराने हैं। ध्यान से देखिए। A fund has an entry load of 2.25% and an exit load of 1%. Kailash has invested in a bull fund when the NAV was 22. He redeems his investment after a year when the NAV was 23. उसको बीच बीच में डिविडेंड भी मिला है 2 रुपए का। ए बिट कहता है जरा करके बताइए कितना रिटर्न कमाया होगा उसने अगर 50,000 रुपए उसने लगाए थे तो। अब मैं आपको पहले तो एक बार ये सिंपल, अब 2 मिनट हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, सम को छोड़ देंगे। इधर देखिए, तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको ऐसे ऑप्शंस रहते हैं उसमें फॉर्म में, ग्रोथ, डिविडेंड, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो जब आप फॉर्म भर दोगे कोई भी, HDFC का, ICICI का, एक्सिस का, जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको अपने फॉर्म में आगे टिक करना पड़ता है विच ऑप्शन यू वांट टू गो फॉर। आपको कौन सा करना है, ग्रोथ करना है, डिविडेंड करना है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपने ग्रोथ को सिलेक्ट कर दिया, बड़ी वो म्यूचुअल फंड तुझे कभी भी कोई भी तरह का डिविडेंड तेरे बैंक अकाउंट में नहीं देगा। सर एक मिनट, म्यूचुअल फंड वाले क्या रोज मेरे पैसों से जो शेयर्स लिए हैं उसको बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे? हाँ सर, म्यूचुअल फंड है, दे आर स्मार्ट पीपल, रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 50 सालों से म्यूचुअल फंड ने पैसा बना के दिया है, तो क्या ये लोग पैसा नहीं बनाते होंगे? बनाते होंगे। तो सर ये जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो इनको फायदा होता होगा, होता है, तो फिर ये फायदा मुझे पास ऑन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने ग्रोथ ऑप्शन टिक किया है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, आपके 1000 करोड़ लेकर ये स्टॉक मार्केट में कूद गए, 1000 करोड़ से 1200 करोड़ कर लिया इन्होंने, कायदे से 200 करोड़ कमाया आपके पैसों से, जो आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे देना चाहिए। अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो ये 1200 करोड़ के शेयर्स फिर से लेंगे। बात समझ में आ रही है? दे विल नेवर डिक्लेयर एनी डिविडेंड सर, वो बस पैसा आया इन्वेस्ट करो, पैसा आया इन्वेस्ट करो। ये ग्रोथ ऑप्शन स्पेसिफिकली बिलो 40, 45, 50 डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है।
तो जब तक आप 50 साल क्रॉस नहीं हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा मेन इनकम तो अब थोड़ा खत्म होते जा रहा है, आई नीड हेल्प, मेरे को एक साइड इनकम भी आते रहना चाहिए तो ही मेरा घर चलेगा। अगर ऐसा स्थिति है तो आपने डिविडेंड के लिए जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है अभी तो एज है काम करने का, अभी आप जस्ट स्टार्टेड, अभी तो मैं मेरे पीक पे हूँ और मुझे कोई म्यूचुअल फंड से आने वाले पैसों से घर नहीं चलाना, यू शुड सिलेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा फास्टर पेस पे जाता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन और आपको लगता है नहीं भाई अपने को थोड़ा सा पैसा आते रहना चाहिए, तो आप डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपको हर मंथ, 2 मंथ, क्वार्टरली, जितने भी यूनिट्स है, समझो आपके पास 10,000 यूनिट्स है, म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करता है ₹2 पर यूनिट डिविडेंड, सो यू विल रिसीव, 10,000 यूनिट्स है तो 20,000 आपके अकाउंट। जितने आपके पास यूनिट्स रहेंगे, म्यूचुअल फंड समय समय पर डिक्लेयर करते रहते डिविडेंड, आपको मिलते जाएगा। और ये जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है ना भाई, बहुत खतरनाक है, इसको भी कभी करना चाहिए। अगर आप टैक्स में बहुत अच्छे हैं, आपका टैक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो उसमें बहुत अननेसेसरली इम्प्लीकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मेरे पास 10,000 यूनिट्स है, म्यूचुअल फंड डिविडेंड बांटेगा तो उसने मेरे को 10,000 इंटू 2, 20,000 मेरे बैंक में देना चाहिए ना। इंस्टेड ऑफ गिविंग 20,000 इन माई बैंक, they will invest those 20,000 at the ongoing NAV, buy those units and give me those units. That's what the issue is. तो वो पैसा नहीं देंगे बैंक में, वो बोलेंगे आपका कितना डिविडेंड बनता है, 20,000 ना, वो 20,000 अभी हमारा एनएवी क्या चल रहा है, ₹50 ना, तो हम ये ₹50 के हिसाब से जितने भी यूनिट्स आते हैं वो यूनिट्स आपको देंगे, आपको बैंक में पैसे नहीं देंगे। इसको बोलते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों में से आप बोनस भी होता है, ऐसे बहुत ऑप्शंस है। मेरे को इतना मालूम है, मैंने जितना लोगों को गाइड किया है, जितना खुद किया है, ग्रोथ अपने लिए सही है। आर यू गेटिंग दिस? सीनियर सिटीजन है तो डिविडेंड को सिलेक्ट कर ले जैसा आपको सही लगे। बात समझ में आ रही है? कमिंग बैक टू द सम, एवरीबडी, यस, डाउट मैम? नहीं, ओके। ग्रोथ में तो वो हमें बांट ही नहीं रहे कि वो री इन्वेस्ट करने की बात है ना, हमें बांट ही नहीं रहे, इन्वेस्ट होते जा रहा है, इन्वेस्ट होते जा रहा है। 1,000 करोड़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, 1,200 करोड़ आए, उन्होंने 1,200 करोड़ के शेयर्स लिए। तो वो कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी एनएवी में। आपकी एनएवी बहुत फास्ट ऊपर जा रही है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने सुना होगा ऐसा बहुत बार कि बिजनेस करने वालों का घर में पैसा ही नहीं आता। क्या होता है, बिजनेस करते हैं, थोड़ा बिजनेस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, फिर से और बिजनेस में लगाते हैं, वो इट कीप्स ऑन गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। बाहर नहीं आते पैसे कभी, बिजनेस बड़ा होता रहता है, हमें दिखते नहीं पैसे कहाँ आ रहे। पैसे थोड़ा सा आएगा, दूसरा दुकान लेगा, तीसरा लेगा, गोडाउन लेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहेंगे, जो आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में तो क्या हो जाएगा, आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स इशू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चले नाउ, अब ये 6th क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मुझे आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे करने के लिए भी देने हैं, ठीक है? आइए, सबसे पहले आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है? अच्छा, 1 मिनट में आपको बता दूं, पहली बात तो हमें 2 बिट सॉल्व करने हैं, पहले हम लोग सिर्फ ए बिट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो अमाउंट इन्वेस्टेड 50,000। बताइए जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था तब एनएवी क्या चल रही थी, 22। बट क्या बड़ी मेरे को 22 में मिलेगा क्या यूनिट? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एंट्री लोड है। परचेज प्राइस विल बी 22 प्लस 2.25, और जैसा मैंने आपको कहा था वैसा आपको चाहिए प्रॉपरली, तो into 1.0225। कैन यू टेल मी हाउ मच? 22.495। इतना इसका परचेस प्राइस रहेगा। 22 में आपने 2.25% ऐड कर दिया तो आपका एनएवी इतना हो जाएगा, बराबर है? सो नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू विल रिसीव is 50,000 divide by 22.495। ना यूनिट्स को आपको खींचना है मैम। कितना है डेसिमल? 0.71।
बराबर है एवरीबडी, इतने यूनिट्स आपको आपके पास मिल जाएंगे। अब बीच में आप देख सकते हैं आपको डिविडेंड भी मिला है। कितना डिविडेंड मिला है? 2 रुपीज का डिविडेंड मिला है। तो कहना है इससे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो इतना मिलेगा, 444, दैट्स इट। पैसे है ना ये, इतना ही, बरोबर है। तो डिविडेंड जो है वो 4,445 पॉइंट समथिंग समथिंग रुपीस, आपको इतना डिविडेंड मिला। फिर आपने सोचा कि मेरे को एग्जिट करने का है, मेरे को अभी म्यूचुअल फंड में नहीं रहने का है, तो आपने सोचा मैं एग्जिट करता हूं। जब एग्जिट कर रहे थे तब एनएवी क्या चल रही थी? 23। बट क्या आपको 23 रुपीज के हिसाब से बाहर निकलने मिलेगा क्या? नहीं, देयर इज एन एग्जिट लोड ऑफ 1%, सो वील डू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 23 का, बताइए ऐसा। सो कैन आई से जो मेरा रिडेम्पशन अमाउंट बनेगा, म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा आपके पास कितने यूनिट्स हैं? 2222.7162, और हम आपको एक यूनिट का कितना देंगे? 22.77। सो दिस कम्स टू ऐसा 50,611.25 इज योर रिडेम्पशन अमाउंट। एकदम बराबर सबका। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने आपको क्या पूछा है बडी, इधर देख सकते हैं आप। उन्होंने क्या बोला है? परसेंटेज रिटर्न पूछा है। तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला है, एवरीबडी पीपल विल फोकस यहाँ पे, रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है रिडेम्पशन अमाउंट माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस डिविडेंड्स इफ एनी इनटू 100। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मैं इस फॉर्मूला में सारे नंबर्स को पुट करूं, बताइए 50,611.25 माइनस 50,000 अपॉन 50,000 प्लस कितना है बड़ी डिविडेंड का अमाउंट? 4445.43 इनटू 100। क्या आप बताएंगे? मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। सॉरी, 10.1134, 10.11, इतना परसेंट कमा के गए तुम, इतना। क्लियर है? हाँ, यूनिट्स को भी 4 डिजिट तक। क्लियर है? पक्का? बट उसका इम्पैक्ट बहुत रेयर आएगा। एनएवी को 4 डिजिट तक लेंगे, यूनिट्स को भी लिया तो कोई हरकत नहीं। आपको मालूम है सेम अपना सीए इंटर कैपिटल बजटिंग, जितना डेसिमल खींचो उतना अपना और आईसीआई का आंसर अप्रोक्स अप्रोक्स आता है। क्लियर है? बट राउंडिंग ऑफ की वजह से देने वो डिडक्टिव मार्क्स। हाँ, एनएवी नहीं किया तो धप्पा देते हो। क्लियर है? 10.11% इज सॉर्टेड एवरीबडी। अब मैं 2 मिनट आपको बता दूं, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसा है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी आपको बता दूं, ध्यान से देखिए। रिटर्न का जो फॉर्मूला है ना वो ऐसा है, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी अपॉन ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन्स इनटू 100। अब आप बोलोगे सर ये प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन्स क्या है? कुछ भी नहीं, दीज आर डिविडेंड्स ओनली। फॉर एन इन्वेस्टर इट इज डिविडेंड्स ओनली। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सिर्फ म्यूचुअल फंड का ना बोलने का तरीका ऐसा होता है, देखो ऐसा बोलते हैं, टुडे वी आर गिविंग यू 2 रुपीज पर यूनिट एज डिविडेंड, टुडे वी आर गिविंग यू 2 रुपीज पर यूनिट एज कैपिटल गेन्स रियलाइज्ड। मतलब ऐसा होगा कि डैड बोल रहा है आज मेरे बिजनेस में ऐसा हुआ इसलिए मैं तुमको चॉकलेट दे रहा हूँ, फिर कल डैड बोल रहा है आज मैं बहुत खुश हुई से चॉकलेट। अपने को फोकस करना है चॉकलेट पे,
क्या कारण है उसके पीछे का, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मैं फॉर्मूला में क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऐसा कल जाके मालूम है क्या बोलने वाले हैं, सुन लीजिए पहले, मुझे भी थोड़ा भाव दीजिए, कि वैसा बोलेंगे कि 2 रुपीज का डिविडेंड बांटा और 1 रुपी का सीजी बांटा, आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतना सोचना है 3 रुपया बांटा, आप बिल्कुल अपना डोका नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है, प्लस डिविडेंड प्लस सीजी। और ये फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग। तो इसका भी पीछे का लॉजिक आपको 2 मिनट बताता हूँ। मुझे बताइए, आपने 10,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद वो 11,000 हो गया, 10,000 का 11,000 हो गया, जल्दी से बताइए कितना परसेंट कमाया आपने, कितना, 10%। एग्जाम्पल 2, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और उसका 13,000 हो गया, मैम कितना परसेंट कमाया, 30%। मैं एक और बार प्लीज, आप ऐसे चिड़ो मत, 10,000 आपने इन्वेस्ट किया और उसका 15,000 हो गया, तो आपने कितना परसेंट कमाया, 50%। एक और बार सॉरी, 10,000 इन्वेस्ट किया और 17,000 आया, तो कितना कितना परसेंट हुआ, 70%। आपका ब्रेन मालूम है क्या कर रहा है, आपका भी ब्रेन सबकॉन्शियसली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करता है न्यूमरेटर। आप ये करते हो, मैं 10,000 इन्वेस्ट किया तो 17 मिला, मतलब 7 आया, तो तूने क्या किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वही मैं फॉर्मूला में लिखता था, लोग बोलते सीए पैनल के फॉर्मूला से हट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग। अरे ये सर, अब मैं इसमें 2 मिनट जोड़ता हूँ। आपको 10,000 रुपए दिए, आपने 10,000 से प्रॉपर्टी ली, पता नहीं 10,000 में कहाँ मिलती है, बट मिलती है। आपने 10,000 से प्रॉपर्टी ली, आपको पूरे साल 1,000 का रेंट आया और 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 12,000 है, तो कितना कमाया। अब 30 कैसे किया आपने, आपने सोचा कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2,000 से बढ़ी और मुझे 1,000 का रेंट आया, टोटल 3,000 आया, लगाया तो 10 था, तो तेरे दिमाग ने क्या किया, सबकॉन्शियसली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस रेंट भी किया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस जो बीच में आता है, जैसे प्रॉपर्टी लेते तो रेंट आता है, वैसे म्यूचुअल फंड लोगे तो डिविडेंड आता है, तो मैंने न्यूमरेटर में क्या किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स अपॉन ओपनिंग। ये फॉर्मूला है, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। बस मैं लिखने का तरीका क्यों ऐसा लिखा, कल जाके मैं ऐसा लिखूंगा, क्लोजिंग एनएवी, और फिर मैं लिख दूंगा 50,000, तो लोग बोलते देख देख क्या लिख रहा, क्लोजिंग एनएवी क्या है और वो क्या लिख रहा है। क्लोजिंग का मतलब क्या है, रिडेम्पशन। ओपनिंग एनएवी का मतलब क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड। बात समझ में आ रही है। तो मुझे ये फॉर्मूला तो ठीक है आप लिख ही रहे हो, ये फॉर्मूला भी आप अपने जो यस इमेजिनरी कंसेप्चुअल बुक जो आप बोल रहे हो बनाइए, वहां पर ये फॉर्मूला भी आ जाना चाहिए कि भाई रिटर्न परसेंटेज क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी अपॉन ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड प्लस सीजी। और खास कर कर उसको ऐसा कर दीजिए कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस ये इट्स वन एंड द सेम लिख दो, मैं लिखता हूँ वन एंड सेम। इसका कुछ मेरे को करना नहीं है पूरे चैप्टर में, डिविडेंड और सीजी जो है वो मेरे लिए सेम है। मुझे क्वेश्चन में बोलेंगे 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 1.5 रुपए का सीजी दिया, 3.5 रुपए आए, क्या ये फॉर्मूला बुक में चला गया, चले। अब ये वाला आप अपने बुक में बना लेंगे। एकदम समझ के करिए, बिकॉज उसके बाद मुझे आपको एक सम देना है ऐसा, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। हाँ यस मैम, पहले एक बिट हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे, पर खाना हो जाए फिर डेजर्ट। चलिए, अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक और एक बिट है, और ये बिट क्या कहता है, प्लीज एवरीबॉडी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रिटर्न्स इफ द डिविडेंड्स आर taxable at 30%, yes or no, and there are no capital gain
टैक्स। क्या करेंगे अब ऐसे समय पे? बी बिट में क्या एक्स्ट्रा आना चाहिए आपके हिसाब से? सो एवरीबडी विल फोकस यहाँ पर। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस सम इज, प्लीज फोकस, ये जो डिविडेंड अमाउंट है, बस आपको इसको, आप समझ गए होंगे, टैक्स 30% भरने का है तो 70% ही हाथ में आएगा, तो इसका 70% बड़ी कितना आता है? 3011। ओके, दैट्स ओके। और यही अमाउंट कहां चली जाएगी बड़ी? ये यहां पर। यस और नो? और आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक बार करके देखिए कितना चेंज हो रहा है। 7.4 समथिंग आ रहा है। ओके ठीक है, चलिए बी बिट मैं लिखता हूं, लिखे, if the dividends are taxed at 30%, if the dividends are taxed at 30%, if the dividends are taxed at 30%, comma, then dividend amount that we will receive, then dividend amount that we will receive is equals to 444 5.43 का 70.7, that will give you 3111.8। एक बार जैसे ही डिविडेंड अमाउंट आ जाए तो फिर एक लाइन छोड़कर फिर से रिटर्न इन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर उस डिविडेंड की अमाउंट को पुट कर कर आंसर ला लीजिए प्लीज। जैसे ही आंसर आता है मुझे भी बताएं, धन्यवाद। 4 बी बिट का आंसर 7.45 आ रहा है, एक बार आप भी चेक कर ले। अरे बोलो टकाटक एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? लेट अस एवरीबॉडी फोकस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मिस्टर ए ने बोला, मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसका एनएवी है 50 और तब 3% का लोड चलता था। एक साल बाद मैंने बेच दिया जब एनएवी 54 चल रहा है विद अ बैक एंड लोड ऑफ 3%। ड्यूरिंग द ईयर मुझे 0.25 डिविडेंड मिला और 0.4 कैपिटल गेन मिला। मेरे को बताइए ये पागल, इससे हमें क्या लेना था ना, बताइए मुझे कितना मिला? वेरी गुड, अब आपको समझ रहा है, वेरी गुड, सो नाइस। 0.65 पर यूनिट मिला, दैट्स इट, मेरे को और कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। क्वेश्चन कहता है अगर मैंने 10,000 रुपए लगाए होते तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरा कितना रिटर्न है? और फिर बी बिट फिर से कहता है, फिर से एक बार करिए, इफ इट वाज अ नो लोड फंड। एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो लोड फंड? बिना एंट्री एग्जिट लोड कंसिडर करे, फिर से एक बार सॉल्व करके बताइए। वो एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इधर देखिए ना बड़ी, प्लीज थोड़ा भाव दीजिए मुझे। आपको दिख रहा है यहाँ पे एंट्री लोड कितना है, एग्जिट लोड कितना है? हमें लगता है 3%, 3%, बट 2%, 1%। अब आप जब एक बार विद लोड और विदाउट लोड कैलकुलेट करोगे, आपके रिटर्न परसेंटेज में इतना ज्यादा इंपैक्ट बैठेगा, तो वो अपने को लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा, क्या ही तो कमीशन चार्ज कर रहे हैं, 1% तो जा रहा है, 1.2 तो जा रहा है, बट आप उसका मैग्नीफाइंग इफेक्ट जब रिटर्न पे देखोगे एक इन्वेस्टर के, तो आपको पता चले, बिल्कुल कोई रोएगा नहीं। आइए सबने अच्छी तरह से ए बिट से करें। कर पाओगे कि मैं करूं? ओके, आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। सो अमाउंट इन्वेस्टेड
परचेज प्राइस क्या 50 रुपए में मिलेगा क्या? 51.5. So number of units that we will receive 194,175 units. Dividend and CG distributed 0.4 plus 0.25 into 194.175 units. So बड़ी कितना पैसा मिला है डिविडेंड और सीजी के फॉर्म में? 126. नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस 54 इंटू 0.97. क्या सेलिंग प्राइस आ रही है बड़ी? 52.38. Redemption amount will be yes 10,170.89. Okay. 2.97, 2.971. सब लोग एक बार चेक कीजिए. ये आपका ए बिट था, यस और नो? बी बिट भी बाकी है. In such case your purchase price will be yes. So number of units जो आप ले पाओगे वो होगा डिविडेंड एंड सीजी 130 रुपये. Redemption amount return in percentage 9.3. क्या सब लोग एक बार आराम से कर लीजिए, चेक करिए आपका भी ये आंसर आ रहा है क्या? कहीं पर अगर आप अटक गए हैं तो
बरोबर है, पक्का, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, कितने लोगों को याद है वो वाला फॉर्मूला? रिटर्न का फॉर्मूला, एनएवी को पकड़कर दिया था क्या, कि रिटर्न इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एनएवी ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड अपॉन ओपनिंग एनएवी इनटू 100। ऐसा मैंने फॉर्मूला आपको दिया था। मैं 2 मिनट ये फॉर्मूला यहां पर लगाना चाहता हूं। मेरा क्लोजिंग एनएवी 54 है और मेरा ओपनिंग 50 है, और डिविडेंड प्लस 0.65 है, अपॉन 50 इंटू 100। जरा एक बार करके देखिए। बराबर है? तो आपके मन में ऐसा मन में आ रहा होगा, बोल तो नहीं पाओगे कि फिर पागल इतना क्यों हमें लंबा लंबा सॉल्व करवा रहा है, तुझे मालूम था ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको जितना बोल रहा हूँ बस उतना कीजिए, अंधविश्वास कीजिए मुझ पर। ये जैसा मैं बड़ा वाला सॉल्व कर रहा हूँ ना, ऐसा ही कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए आपको पता चले अरे ये तो ऐसा भी होता था, वो पागल तो अपने आधा आधा पेज वेस्ट कर रहा था। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, ये वाला नहीं यूज कीजिए। जो मैंने सॉल्व किया ना, अमाउंट इन्वेस्टेड, उसी फॉर्म में जाइए। क्योंकि है ना, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सम्स है, इसमें टिप्स ट्रिक्स तो मैं भी बता सकता हूँ। आगे अपने को डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के सम्स आएंगे, और ऐसे समय में हमें यही एक पैटर्न फॉलो करना है, एक मेरे को आपको मन में बिठा देना है, ऐसे ही करना है। तो कल जाकर है ना बोनस आएगा, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट आएगा ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि अपने को किधर क्या एडजस्टमेंट आए। तो प्लीज बता दिया आपको, आप भी उसको चाहिए तो एज एन अल्टरनेटिव लिख दीजिए। अल्टरनेटिवली हम करेंगे तो आंसर ऐसे ही आने वाला है। बट हम लोग जैसा मैंने बताया, उसको अमाउंट इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ यूनिट्स, उसी वे में जाइए तो ही आपके काम में आएगा। बाकी आपकी इच्छा। अल्टरनेटिवली करके आप बता सकते हैं, आपको लिखना है तो। रिटर्न इन परसेंटेज फॉर्मूला लिखकर सारी वैल्यूज पुट कर कर 9.3, और ऐसा एक पेंसिल से उसको लिंक कर दीजिए कि हाइला सेम ही चाह रहा, ऐसा लिख दीजिए। टकाटक बडी, चकाचक, यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर 8। मेरे को अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले आपको एक और एक कंसेप्ट सिखानी पड़ेगी। इधर देखिए, क्या आपने मुझे पूछा नहीं, ये शब्द आ रहा है, फिर बीच में अगर हम बात करेंगे तो ये शब्द आ रहा है, यस और नो? इधर कहीं आया और कहीं पर? अच्छा, ये वाला मैंने आपसे अभी करवाया है क्वेश्चन, यहाँ पर कहीं आया था नहीं। तो क्लोज एंडेड ओपन एंडेड, ये सेवेंथ में अभी गया, अब यहाँ पर क्लोज एंडेड आ रहा है। ये क्या है और इसका हमारे सम सॉल्विंग पे क्या इंपैक्ट आता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले, ओपन एंडेड का मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो आजीवन इनफाइनाइट चालू है, जिसको चाहिए यूनिट्स ले लो, जिसको चाहिए यूनिट्स रिडीम कर लो, आजीवन। मतलब मैंने मेरे जीवन के इन्वेस्टमेंट्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स में करे हैं जो 1990, 1985, 1992 से चालू है, अभी भी चालू है। आज अगर मेरे पास 25 करोड़ है तो अपन लेके जा सकते हैं, जो भी एनएवी चलेगा उतने एक्स्ट्रा यूनिट्स म्यूचुअल फंड देने को तैयार है। और अगर मेरे सच में 1 करोड़ यूनिट्स अब तक जमा हो गए हैं, और अगर 50 रुपए एनएवी चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड कहता है आओ 1 करोड़ यूनिट्स हमको रिडीम, हम 50 करोड़ कैश मतलब बैंक में देने को तैयार है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड मैम, they are forever for their life are ready to issue as many number of units you want, and they are ready to redeem जितना चाहिए उतना। उनका ऐसा कोई स्टॉप ही नहीं कि ये फंड अभी खत्म हुआ, ये बंद हुआ। अपना आईपीओ कैसे था, याद है बचपन में?
इधर उधर भागते थे, अब छोटे छोटे थे। द कंपनी केम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 40,000 शेयर्स, ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। खत्म ना, उसके बाद तो कुछ ही नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे वो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है, पब्लिक एक दूसरे के साथ वो शेयर को बाई सेल करते रहते हैं। कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं गिरता। सही है कि नहीं? बट ये ओपन एंडेड अगर लिखा है, तो मैंने क्या बोला आपको, ये म्यूचुअल फंड्स मैम कभी भी आप आइए, उनके यूनिट्स लीजिए, उनके यूनिट्स रिडीम कीजिए, ये बंद ही नहीं होने वाले। सर क्या ये अगले 100 साल तक चलते रहेंगे? हाँ, कोई स्कैम ना हो तो सब बराबर चलेगा। बराबर है। फिर ये क्लोज एंडेड का क्या इशू है, अब थोड़ा सुनिए। क्लोज एंडेड, प्लीज हम क्लोज एंडेड क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। क्लोज एंडेड में ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, ये एक पीरियड लेकर आते हैं। तो जब ये आएंगे ना, क्या लेकर आएंगे, ये आईपीओ लेकर आएंगे कि एनएफओ लेकर आएंगे? एनएफओ लेकर आएंगे। ये एनएफओ लेकर आएंगे, और ये जब बोलेंगे कि हम 100 करोड़ यूनिट्स 10-10 रुपए के लेकर आ रहे हैं, जिसको भी चाहिए आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ये अपने फॉर्म में टेन्योर डाल देते हैं। टेन्योर डालते हैं। अब ये टेन्योर डाल दिया है, मतलब वो बोल रहा है मैं 8 साल के लिए आ रहा हूं। अब आप सुन लो क्या होने वाला है। 100 करोड़ यूनिट्स इन्होंने सब इन्वेस्टर्स को दे दिए, पैसे आ गए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, रोज एनएवी आ रही है, आप भी रोज एक बार ऐप में देख रहे हो, 10.2, 9.9, 10.3, 8.4 चल रहा है एनएवी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। भगवान ना करे आपके घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, आपको लगता है मेरे को मेरा यूनिट्स रिडीम करने का, आप म्यूचुअल फंड के दरवाजे पे गए, वहां पे कोई नहीं, आप कॉल कीजिए, हे नंबर बंदा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये म्यूचुअल फंड्स अगले 8 साल तक ना कोई यूनिट्स रिडीम करेंगे, ना कोई यूनिट्स इशू करेंगे। दे आर क्लोज फॉर 8 years नाउ। सर एक मिनट, वो अपने कंपनी में शेयर कैपिटल होता था ना, हाँ, ऐसे म्यूचुअल फंड में यूनिट कैपिटल होता है। वो यूनिट कैपिटल अब लॉक हो गया है, अब ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। सर फिर तो मैं लेके अटक गया। काय को लिया? कौन बोला? सर आप बोले 40 लाख करोड़। सॉरी, हाँ, मैं बोल रहा था ये 8 साल के लिए दे आर क्लोज। अब ये कोई एक्स्ट्रा यूनिट्स देंगे नहीं, और यूनिट्स को रिडीम भी नहीं करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि आप गलत अटके उसमें, आपने क्यों इन्वेस्ट किया? आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है म्यूचुअल फंड से, क्या आप हमें एक ब्रेकअप दे सकते हैं ओपन एंडेड क्लोज एंडेड में क्या है? 99 1% इज विद ओपन एंडेड, 1% भी होगा कि नहीं होगा? बहुत कम होगा। ओके, ये क्लोज एंडेड वाला स्कीम ज्यादा करके डेट में होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स डेट में ज्यादा होता है। दे कम विद पीरियड, 1000 दिन, 1200 दिन, 1500 दिन। जानबूझ से, आप समझ रहे हो, मुझे मालूम नहीं, जितना मुझे इनकम टैक्स आता है, बट ओनली स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सबको पता है। तो वो जानबूझ से ऐसे आते हैं 1000 इतने दिन, क्योंकि कुछ तो भी उसमें 3 साल का इंडेक्सेशन रहता है, तो वो बराबर वो 3 साल। जैसे कंपनीज एक्ट में इंटेंशनली 74% पे रुका देना, कोई भी कंपनी में 26% खींच लेना कि सामने वाला स्पेशल रेजोल्यूशन से बजा ना दे, ऐसा इसमें वो डेज के हिसाब से आते हैं। इक्विटी में भी आते हैं, क्लोज एंडेड रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, आपने भी देखा होगा, ऐसा होता है बहुत बार कि आपको चाहिए कि मेरे पैसे अटक ही जाए, मैं निकाल ही ना पाऊं, ये बहाने मेरा सेविंग तो होगा। निकालने वाला रहेगा तो इंसान 2 मिनट में निकालता है, ऐसा होता है ना बहुत बार, ले लो पैसे मेरे वॉलेट में रहेंगे तो खत्म हो जाएगा, होता है ऐसा। अलग अलग लोग प्राणी है अपने धरती पर, तो सब प्राणियों के लिए सब स्कीम लाई गई है। आपको इतना समझना है, क्लोज एंडेड में म्यूचुअल फंड वाला क्या नहीं करेगा, एक भी यूनिट लेगा नहीं, एक भी यूनिट बेचेगा नहीं। लेकिन एक मिनट, आपको नहीं लगता थोड़ा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, अपन ऐसे मतलब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, यार मैं बोलता हूँ, बहुत बड़ा कोई रिच फैमिली है इंडिया का, नाम नहीं लेना, रिच फैमिली है, उन्होंने डाल दिया क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में, 40,000 करोड़ डाल दिए, बाद में कुछ हो गया, कुछ चाहिए, क्या करेंगे? तो सुन लिए, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। क्या है? लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सर एक मिनट, मतलब अगर मेरे को पैसों की जरूरत है तो मैंने ये यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेचने का, हाँ, खरीदेगा कौन? तेरे जैसे कोई विल्ला जिसने अब तक क्लोज एंडेड में डाला नहीं होगा, क्लोजिंग डेट चला गया है और अब उसको इन्वेस्ट करने का है, तो वो इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड नहीं लेगा। तो म्यूचुअल फंड ने क्या बोला,
आपको निकलना है ना सर, एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम करो, एनएससी पे हमारी यूनिट्स लिस्टेड है, वहां जाके बेचो, वहां कोई लेगा खरीदने वाला तो ले लेना। बात समझ में आ रही है? वहां जाके ले लो, हमको क्या है उससे। तो सर एक अच्छा समझ रहा है कि मतलब क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड एग्जिट लोड ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। सही है, उसमें कोई है ही नहीं ना, म्यूचुअल फंड कुछ दे ही नहीं रहा तो क्या एंट्री और क्या एग्जिट, ना वो एंट्री दे रहा है ना एग्जिट दे रहा है। तो क्लोज एंडेड के सम में आपको कभी एंट्री कभी एग्जिट दिखेगा ही नहीं। कोई ऐसा पागल आपका दोस्त कहीं से आ रहा है, पुणे मुंबई लंदन न्यूयॉर्क, और ऐसा सम बना के दिया, उसको बोलना जा घर पे जा। ऐसा सम ही नहीं हो सकता क्लोज एंडेड के साथ। क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, एंट्री एग्जिट लोड हो ही नहीं सकता। वो एंट्री दे ही नहीं रहे, एग्जिट दे ही नहीं रहे, तो कैसे बढ़ेंगे आगे? क्या आपकी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्लोज एंडेड के साथ ये दो शब्द चलते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए। पहली बात, ये लॉजिक, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल नाउ रियलाइज दिस पार्ट इज, ये लॉजिक कि मैं एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर रहा हूं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्सेप्ट व्हाट आई से, इट शुड, उसका जो वैल्यू स्टॉक मार्केट पे रहना चाहिए, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एनएवी। बिकॉज हर शाम में 8 बजे स्टॉक म्यूचुअल फंड वाला खुद ही बोल रहा है कि मेरे एनएवी का इतना भाव है। मेरे को बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबने स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया है तो कभी ना कभी नुकसान खाया है, या स्टॉक मार्केट में नहीं किया है तो आपने सुना है कि मेरे इसने नुकसान खाया है, और नहीं भी सुना है तो मैं आपके सामने खड़ा है, मैंने बहुत नुकसान किया है। क्यों नुकसान किया है मेरे को बताइए। हमें पता है क्या कि वो कंपनी का क्या वैल्यू है? अगर मैं बहुत ज्यादा फाइनेंस वर्ड यूज नहीं करना चाहता पहले दिन, कि हमें पता है क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो शेयर की वैल्यू क्या है। अगर हमें पता होता सच में तो हम वो शेयर पर ना आज बेचते ना खरीदते। किसी को लाइफ में पता नहीं है कि एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। मेथड्स हैं, हम आज वो फाइनल में वही सब पूरा मेथड सीखने वाले हैं, सीखेंगे कि एक शेयर की वैल्यू कैसे निकालने की, वो सीखने वाले हैं हम लोग। बहुत मजा आएगा, सैटरडे संडे इतना लेंगे, तुम खुद बोलेंगे गा गलती किया मैं भाई, कि एक शेयर का वैल्यू कैसे निकालने का, वी लर्न दैट, आई टीच यू। प्रॉब्लम इज म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड वाला खुद बोल रहा है शाम में 8 बजे कि मेरी एनएवी की वैल्यू इतनी है। तो 2 मिनट बताइए, सुबह जब स्टॉक मार्केट चालू होगा वही यूनिट का वैल्यू कितना रहना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल टू दैट एनएवी। वो चेंज ही होना ही नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब म्यूचुअल फंड वाले खुद बोल रहे हैं कि हमारा इतना एनएवी है, और बोल रहे हैं कि 20 रुपए और मार्केट पे 40 चल रहा है। ऐसे कैसे होता है? नहीं होता है ना, होता है। 10 मिनट का भाषण करने के बाद मैं खुद कह रहा हूँ कैसा होता है। क्यों? अर्जेंसी। अर्जेंसी एक ऐसी चीज है ना, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं समझ। जैसे सबको मालूम है कि आई हैड वन मोर क्लास एट पैटर्न गेट, अच्छा चल रहा था, मैं इधर से उधर मंकी के जैसा जंप कर रहा था। अचानक से समवन टोल्ड मी बाजू का ऑफिस चाहिए सर, खाली है, लेने का है तो ले लो। I knew market value was this much. He knew market value was this much. But urgency. Someone knew इसको जरूरत है, इसको जरूरत है, इसको लग के है, इसने दीवार गिरा है तो इसका काम बनेगा। तो 100 रुपए भी है तो अपन क्या बोलेंगे? 120। अपन बोलेंगे 120, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है क्या? इसीलिए क्लोज एंडेड में प्रीमियम और डिस्काउंट्स क्यों आ रहे हैं बाहर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इतना ब्यूटीफुल एक म्यूचुअल फंड है, फंड मैनेजर का 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, आपको उसमें 25 लाख रुपए डालने थे, डेडलाइन चला गया, आप नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं? अब करना है, अब आपको करना ही है, आपको बस नहीं, बस करना है। वो म्यूचुअल फंड 10 दिन बाद अपनी एनएवी 10 रुपए था, 12 रुपए बता रहा है, एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं बट बता रहा है। 10 दिन में 20% रिटर्न, 20% का रिटर्न 10 दिन में कौन देता है भाई? वो अक्षय कुमार का स्कीम भी इतना खतरनाक नहीं चल रहा है, 20% दे दिया 10 दिन में, बताइए मेरे को। अब आपको लग रहा है मेरे को इन्वेस्ट करना है, आपने शाम में 8 बजे देखा 12 रुपए एनएवी चल रहा है, अगले दिन स्टॉक मार्केट पे आप लेने जा रहे हो, 14 रुपया कोट चल रहा है। आपको मालूम है कोई तो भी लिया, अपन बोल रहे हैं भाई 12 रुपए, 14 रुपए चाहिए तो बोल रहे जाने दो, मुझे कौन सा बेचना है, बहुत पैसे हमारे पास घर पे, हमें बेचना ही नहीं। आई बात सबको समझ में? आज के बाद क्या बोलोगे, सुन लीजिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। परचेज प्राइस विल बी एनएवी
प्रीमियम रहेगा तो प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट रहेगा तो माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस एनएवी, प्रीमियम रहेगा तो प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट रहेगा तो माइनस डिस्काउंट। एक ऐसा बहुत दिक्कत हो जाता है, बच्चा ऐसा अपने दिमाग में बना लेता है। मेरे को लर्न हुआ था ओपन एंडेड में, परचेस में एंट्री लोड को ऐड करते, एग्जिट लोड को लेस करते। तो मैं एक सा रूल बना लेता हूँ, प्रीमियम को ऐड करते डिस्काउंट को ले। कौन बोला प्रीमियम ऐड ही होता, डिस्काउंट लेस ही होता? तो ये मेरे 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 नाम पे नहीं फाड़ना। मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्या प्रीमियम है तो आप परचेज होगा कि सेलिंग प्राइस होगा, आप क्या करोगे? ऐड। और डिस्काउंट रहेगा, परचेज रहेगा कि सेलिंग रहेगा, आप क्या करोगे? लेस। एकदम सॉर्टेड है। तो आपका जो वो जो फॉर्मूला वाला बुक है ना, उसमें आपने की अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए कि ओपन एंडेड में एंट्री एग्जिट होता है, क्लोज एंडेड में प्रीमियम डिस्काउंट्स होता है। प्रीमियम हमेशा ऐड होगा, डिस्काउंट हमेशा लेस होगा। और उसके पीछे का जो लॉजिक है कि ऐसा क्यों होगा, वो लॉजिक तो मैं पिछले 20 मिनट से बता ही रहा हूँ आपको। आई होप आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो क्लोज एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड, क्या सबको समझ में आया? थैंक यू। नाउ नाउ एवरीबॉडी, लेट्स सी। A close-ended mutual fund has started the year with an NAV of 12, and by year end the NAV equals 12.1. At the beginning of the year, the fund was selling at 2% premium, and at the end, the fund was selling at 7% discount. The fund paid year end distributions of income and capital gain of 1.5. Can you tell me what is your rate of return? मेरे को डेफिनेट गारंटी है, तुमको मालूम है इसको कैसे सॉल्व करना है, बट फिर भी मैं कर रहा हूं। बताइए मेरा परचेस प्राइस क्या रहना चाहिए? तुम बताओ मेरा परचेस प्राइस क्या रहना चाहिए? यस बडी, वेरी गुड। 12 plus 2 which comes to, and what should be your selling price or redemption price? 12.1 minus 7, 11.253. Okay, that's completely okay. Therefore, return in percentage, yes, 11.253 minus 12.24 अपॉन 12.24 प्लस, बड़ी क्या बीच में कोई डिविडेंड वगैरह मिला है? हाँ, 1.5 इन 200। आज ही बोलना है बड़ी। 4.19, पहले देख लो ना बाबा, क्लियर है क्या? मेरे को बताइए बीबिट क्या कह रहा है। 2 मिनट अगर आप बीबिट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिटर्न who held the same securities as the fund manager, ऐसा बोला, who held the same securities at fund manager। now you have to interpret, you have to understand, theory पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, आजकल है ना गाइडलाइंस ऐसा बनाया है कि ये क्लोज एंडेड फंड है ना, तो जो फंड मैनेजर होता है ना, वो लोग भी अपना कुछ परसेंट पैसा रखता है, और वो रखता है स्टार्ट से एंड तक। मेरे को बताओ ये कॉमन सेंस है कि नहीं? तुम्हारा बिजनेस है, तुम बैंक में गए, बैंक मेरे को है ना 50 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस करने का। बैंक क्या बोलती, तेरा कितना है? अपन ऐसा बोलते हैं मेरा तो कुछ नहीं है, जो तेरा ही है। ऐसे कैसे होता है? कुछ पैसा अपना भी लगाना चाहिए कि नहीं? तो फंड मैनेजर अपने कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक लेता है, एंड ही रिमेन्स इन्वेस्टेड टिल द एंड ऑफ द ईयर। नाउ व्हाई दे वांट टू से लाइक दिस? इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि अगर आप फंड मैनेजर जैसे रहते तो मुझे बताइए, क्या आपको बीच में से खरीदना और बीच में से लेना पड़ता? नहीं। मतलब आप स्टार्ट में ही लेते और एंड तक रुकते। एक मिनट, अगर आप स्टार्ट में ही लेते और एंड तक रुकते तो ना आपको कोई प्रीमियम लगेगा, ना आपको कोई डिस्काउंट लगेगा। हाँ, तो इसका मतलब मैं लिखा के देता हूँ ना, रुको ना। therefore return is equals to 12.1 minus 12, 1.5 upon 12 into 100, 13.2%। नहीं 13.2 नहीं, 13.3, 13.33 है। अच्छा, बराबर है। तो पहले ए बिट लिख लो, फिर बी बिट में मैं वो एक दो लाइन थोड़ा सा थेरी वाला लिख लेता हूँ, फिर आप सॉल्व कीजिए। पहले ए बिट लिख लीजिए।
ए बिट पहले लिख लीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसे ही कीजिए, इनटू 1.02 एंड इनटू 0.93। सो परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस और फिर रिटर्न का फॉर्मूला लिखकर रिटर्न निकाल लेना। अगर आपकी हैबिट है कहीं ना कहीं ऐसा बुक में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कुछ लिखने की, कभी ऐसा बोर हुआ ना तो बार बार ऐसा ऊपर लिखते रहने का, फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं। सच्ची में बोल रहा हूँ, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, मुझे मालूम है मैं आपको कौन से लेवल पे लेके जाऊंगा। एक टाइम आएगा तुम इतना खड़खड़ खड़खड़ सॉल्व करेंगे, बट फिर एग्जाम में क्या होता है, आप ऐसे डायरेक्ट रिटर्न लिख दोगे, आपको बार बार टाइम पास करना है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस डिविडेंड अपॉन ओपनिंग इनटू 1, वो अपने को करना है, पूरा शो ऑफ बताना है एग्जामिनर को कि देख मेरे को तो आ रहा था। किया, ए बिट किया, बी बिट में लिखूं, चलिए बी बिट। इफ we held the same securities as the fund manager, if we held the same securities as the fund manager, that is purchased it during NFO, that is purchased it during NFO and remain invested till the end of tenure, and remain invested till the end of tenure, comma, then no discounts and premiums will be applicable to us. Then no discounts and premiums will be applicable to us. ब्रैकेट में ऐसा हिंदी में लिख दीजिए, अपनी मातृभाषा में लिख दीजिए, ना बीच में से लेना है ना बीच में बेचना है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे जाना ही नहीं है। ऐसा अगर आपको थोड़ा सा अपनी खुद की भाषा में लिखना है तो लिख सकते हैं। बाकी आईसीआई को इतना बताने की जरूरत नहीं, उनको तो मालूम है। आपको सिर्फ अपनी समझदारी के लिए लिखना है, तो ना बीच में से लेना है ना बीच में बेचना है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे जाना ही नहीं, तो मेरे को प्रीमियम डिस्काउंट को क्यों फेस करना है, यस और नो। और अब आप रिटर्न का फॉर्मूला लिखकर उसको सॉल्व कर लीजिए। परफेक्ट। एवरीबॉडी, चलिए, ओके, वी विल स्टॉप यहाँ पर, दैट्स इट, मीट यू टुमारो।